गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका काल से स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा 7 और 8 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। आप सभी लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन देख लिया होगा और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल निश्चित हो जाती है कि पेपर 7 और 8 दिसंबर को ही होने जा रहा है। अगर कोई व्यवधान ना हुआ बीच में तो आप ये मान के चलें कि पेपर 7 और 8 को ही होगा। और उस हिसाब से देखें तो हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। काफ़ी चीज़ें कवर करनी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पीवाईक्यू, क्योंकि आप देखते हैं हर साल काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं आपको। डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेफिनेटली आपको यहाँ से सवाल मिलेंगे। और जो भी सोर्स आपका है पीवाईक्यू पढ़ने का, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयार कर लें। काफ़ी रिवीजन उसमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू से जैसे मैंने कहा आपको सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं। आप खुद भी अपनी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं आप ये पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उनका लिंक आपको पीवाईक्यू में देखने को मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम अपनी प्रोसेस पे ध्यान दे सकते हैं और हमारी प्रोसेस अभी यही कह रही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसे करें। और इसके अलावा जो ये सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज की, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा की, इसके अलावा हम पॉलिटी, ज्योग्राफी और जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिकली घटना चक्र और लूसेंट के कंबाइंड नोट्स हैं, उस पे भी हम एक शॉर्ट नोट्स की वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि कोशिश की जाएगी 1 डेढ़ महीने में ही सारी चीज़ों को कवर किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस, ये सेगमेंट ये पसंद आ रहा होगा। और जो भी आपके सजेशंस हैं आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं, और कुछ सजेशंस हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखते हैं 1997 पहला क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है। जस्ट सेकंड। ठीक है। सूर्य की किरणें त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। देखिए, त्वचा में पहले से मौजूद होता है इर्गेस्टेरॉल। सूर्य की किरणें जब हमारी त्वचा पर पड़ती है तो ये इर्गेस्टेरॉल ही चेंज हो जाता है विटामिन डी में। ये ध्यान रखिएगा, आप समझ गए होंगे। त्वचा में मौजूद इर्गेस्टेरॉल को सूर्य की किरण विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं, रुधिर वर्ग के विषय में जानकारी कार्ल लैंडस्टीनर ने दी थी। देखिए, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर इन्होंने रुधिर को 4 वर्गों में बांटा था, जैसे ए, बी, ओ और ए बी। आपको ध्यान यहां पर यह देना है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है यह सर्वदाता है, सर्वदाता के रूप में जाना जाता है। ओ ब्लड ग्रुप की खोज डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने करी है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओ ब्लड ग्रुप की खोज स्पेसिफिकली, अगर जो ओ ब्लड ग्रुप पूछा जाए तो उसकी खोज डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने की है। जबकि कार्ल लैंडस्टीनर ने एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर 4 रुधिर के वर्गों को खोजा था। ध्यान रखिएगा ये चीज। देखिए, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहते हैं, जबकि इसमें एंटीजन अनुपस्थित रहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी यानी ए बी उपस्थित रहते हैं, जबकि एंटीजन अनुपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कलपक्कम आप जानते हैं तमिलनाडु में है। कलपक्कम के एफबीटीआर फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में जो शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है लिक्विड सोडियम या गलित सोडियम, इसको हम कहते हैं। कहीं D2O भी यूज किया जाता है, हैवी वाटर। ध्यान रखिएगा। विटामिन ए यकृत में संचित होता है और यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह भी ध्यान रखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन
और वसा में घुलनशील विटामिन, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। हाल फिलहाल विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेनलेस स्टील। देखिए स्टेनलेस स्टील का नाम सुनते ही मोस्ट ऑफ द लोगों को यहाँ पता रहता है कि इसमें ऑब्वियसली आयरन तो होगा ही। तो जो सवाल पूछा जाता है आपसे या पूछा गया था इस संदर्भ में, वह दूसरी अमाउंट को लेके पूछा गया था कि सेकंड नंबर पर क्या होता है इसमें। तो आप ध्यान रखिएगा, देखिए मैग्नीज और कार्बन तो है ही, बट ये ध्यान रखिएगा कि आयरन के बाद क्रोमियम स्टेनलेस स्टील का प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट बात करते हैं एनीमोमीटर की। एनीमोमीटर वायु की चाल मापता है। वायु की चाल को मापने का काम एनीमोमीटर का है। टेकियोमीटर वायुयान और मोटरयान की जो चाल है, मोटर नाव की जो चाल है, मोटर नाव की जो चाल है और वायुयान की जो चाल है, एयरक्राफ्ट, उनकी चाल को मापने का काम है टेकियोमीटर का। इसके अलावा एक मीटर और है पायरोमीटर। देखिए पायरोमीटर उच्च तापमान को मापता है। उच्च तापमान में भी आप तापमान याद रखिएगा, ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे पारसेक। पारसेक आप जानते हैं दूरी का मापक है और एक पारसेक में 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर होता है। एक पारसेक को अगर जो मीटर में कन्वर्ट करें तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब आंखों की बात कर लेते हैं, ह्यूमन आई। देखिए क्रम पूछ लिया था आयोग ने कि किस तरीके से रेटिना तक जो है किरणें पहुंचती हैं। तो सबसे पहले किरणें कॉर्निया पर पड़ती हैं, फिर नेत्रोड पर पड़ती हैं, फिर लेंस पर, फिर कायम द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं। ये क्रम आपको याद रखना है। और कल ही हमने पढ़ा है रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट साइक्लोट्रॉन। देखिए साइक्लोट्रॉन एक आयन को, फिर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने मेरे ख्याल से 10th और 11th या 12th की साइंस में फ्री रेडिकल्स मॉलिक्यूल्स के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो जो आयंस को घुमाने की एक मशीन है, बेसिकली आयंस को गति देने की एक मशीन है, त्वरण मशीन है। इसके उदाहरण अल्फा किरणें और ड्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक अपर रूप, और वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है बेसिकली। आपने ज्योग्राफी में हिग्स बोसोन नाम के एक सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन पार्ट में ही है, जहां पर शायद बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो डिजायरेबल एटम तो उन्हें नहीं मिल पाया था, बट एक सब एटॉमिक पार्टिकल उन्हें मिला था जिसे शायद उन्होंने हिग्स बोसोन नाम दिया था। तो ऐसे ही प्रकार की एक मशीन है जिसमें आयन त्वरण जो है करवाया जाता है। इस मशीन का नाम है साइक्लोट्रॉन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आई होप आपने पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी है तो आपका यहाँ पर रिवीजन, पढ़ी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ी है आपने तो आपको जो है जानकारी मिल रही है। देखिएगा जो पानी की डेंसिटी होती है, एक्चुअली पानी आप सब जानते हैं 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने के लिए आपको 0 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि जो सबसे ज्यादा डेंसिटी पानी की होनी चाहिए थी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होनी चाहिए थी। लेकिन पानी का एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें पानी की सबसे ज्यादा डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर देखने के लिए मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट आपको याद रखिएगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम रहता है, और वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक संबंध पाया जाता है। कहने का मतलब है कि यदि वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो जो डेंसिटी है वो कम रहती है पानी की। जितना वॉल्यूम पानी का ज्यादा रहेगा उतनी डेंसिटी पानी की कम रहेगी। ये क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पारा। पारा आप जानते हैं, पारा का जो हिमांक है, पारा जो जमता है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जबकि अल्कोहल का हिमांक -115 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान रखिएगा। प्लेग आप जानते हैं बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, नाम है बैसिलस पेस्टिस। प्लेग बैक्टीरियल डिजीज है और चूहों के द्वारा अधिकतर फैलता है, और बैसिलस पेस्टिस उस बैक्टीरिया का नाम है। इसके अलावा वेदांत दर्शन के प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है।
उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता। कंबाइंडली इनको जो है प्रस्थान त्रयी कहते हैं, वेदांत दर्शन के प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट देखते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद आप जानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ये फाउंडेड है, और आगे हम देखेंगे इनका जन्म, इनके माता पिता सब देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं मीमांसा। देखिए मीमांसा दो प्रकार की हैं, आप जानते हैं षड दर्शन में ही, षड दर्शन का ही ये पार्ट है। और मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। देखिए दो चीज आती है, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा जो है वेदों के कर्म कांडों पर आधारित है, जैसे कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा, वेदों के कर्म कांड भाग पर आधारित है मीमांसा। जबकि जो वेदांत है वो वेदों के ज्ञान कांड पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपकी नॉलेज जितनी ज्यादा एनहांस होगी, डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन को सही करने का जो रेशियो है वो भी एनहांस होगा। तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, चीजों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। मीमांसा जो है वेदों के कर्म कांड भाग पर आधारित है, वहीं वेदांत जो है ज्ञान कांड भाग पर आधारित है। इसीलिए वेदांत को कहने का मतलब है ब्रह्म मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्म मीमांसा। क्लियर हो गया है? अब ये एक समझौता है, स्टैंड स्टिल समझौता, जिसको हिंदी में यथावत समझौता कहा जाता है, जो कि भारत और हैदराबाद के मध्य हुआ था। रैंडमली अब ध्यान रखिएगा, स्टैंड स्टिल समझौता भारत और हैदराबाद के मध्य शामिल हुआ। अब कुछ कीर्तिकार देख लेते हैं, यानी जो लेखक हैं, जैसे रवि कीर्ति, पुष्य माफ कीजिएगा, पुलिकेशिन द्वितीय के दरबार में थे, उनके दरबारी आप कह सकते हैं कवि थे। भवभूति, ये कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में संरक्षित थे। दंडन, ये नरसिंह वर्मन के दरबार में संरक्षित थे। जब रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन और दंडन नरसिंह वर्मन के दरबार में। ध्यान रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में सवाल आते हैं आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं जवाबित। जवाबित कई बार आ गया है, आपको देख के भी लग रहा होगा। जवाबित राज्य के कानून कहलाते थे, राज्य के जो भी कानून थे बेसिकली उनको जवाबित कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं विजारत। देखिए विजारत का मतलब होता है या होता था कि जब आप किसी को दस्तूर के रूप में कोई चीज, माफ कीजिएगा, सौंपते थे या गिफ्ट देते थे, या जैसे हम जानते हैं कि पुरोहित को जमीन, पुरोहित या जो ब्राह्मण वर्ग थे उनको जमीन दान दे दी जाती थी। एक क्रम चला था भूमि दान का, मेरे ख्याल से सातवाहनों द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो लेकिन ये विजारत जो अलग, थोड़ा सा इसमें अलग टेक्सचर आ गया था, आप कह सकते हैं। विजारत वो जो अग्रहारा दी जाती थी एंशियंट टाइम से, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है विजारत का। तो विजारत का जो चरमोत्कर्ष है वो तुगलकों के समय हुआ था, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसे अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। देखिए लॉर्ड एलन बोरो से लॉर्ड नॉर्थबुक, इनका जो समय है वो कुशल अकर्मण्यता की नीति का समय कहा जाता है। कुशल अकर्मण्यता की नीति का समय कहा जाता है। लॉर्ड एलन बोरो से लॉर्ड नॉर्थबुक तक का समय, मैं भी डिस्कस करूंगा इनके बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि इनसे सवाल बनेंगे आपके पास। लॉर्ड एलन बोरो से लॉर्ड नॉर्थबुक तक के समय को कुशल अकर्मण्यता की नीति कहा जाता है, जबकि जॉन लॉरेंस के समय को चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति कहा जाता है। आपको ये मेमोराइज करने पड़ेंगे, याद आपको करने पड़ेंगे। जॉन लॉरेंस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के लिए जाने जाते हैं, जबकि लॉर्ड एलन बोरो से लॉर्ड नॉर्थबुक तक का काल कुशल अकर्मण्यता की नीति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो, आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड एलन बोरो की। लॉर्ड एलन बोरो को जो कार्यकाल है वो 1842 से 1884 के बीच में है। ये पहले आप ये चीज ध्यान रखिएगा। इनके समय जो है सिंध पर कब्जा हो गया था। सिंध पर कब्जा हो गया था 1843 में। क्लियर हो गया है? और एक पॉइंट आपको और भी देखने के लिए मिलेगा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्वालियर के साथ युद्ध भी हो गया था ब्रिटिश भारत का। वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंध पर कब्जा आप ध्यान रखिएगा। सिंध को एनेक्स कर लिया था 1843 में लॉर्ड एलन बोरो के समय।
जबकि लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करें तो इनका कार्यकाल है 1872 से 1876 तक। देखिए इनके समय एक घटना है, जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, 1875 में भारत यात्रा पर आए थे। भारत यात्रा 1875 में भारत की यात्रा पर ये आए थे, ये ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ पर एक मुकदमा भी हो गया था इनके समय। लेकिन जो पॉइंट आपको याद रखना है, अगला पॉइंट, वो है कूका विद्रोह या कूका आंदोलन। आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं किताब, वो अच्छे से समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रश्न बनता है इस आंदोलन से या इससे अन्य जो आंदोलन है। कूका आंदोलन, देखिए कूका आंदोलन आप जानते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जवाहर मल भगत ने इसको इनिशिएट किया था। ये बेसिकली सिख धर्म में जो बुराइयां मौजूद थी उस समय, आप जानते हैं पुनर्जागरण का वह समय, जिसमें विभिन्न धर्मों में अलग अलग प्रकार के रिफॉर्म्स के लिए लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे ही सिख धर्म में जो व्याप्त उस समय की बुराइयां थी, उनके विरुद्ध जवाहरमल भगत ने ये आंदोलन शुरू किया था। और इनका एक नाम सियान साहब भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ध्यान रखिएगा। सवाल बनते हैं, कहीं से भी आपके सवाल बन जाएंगे। और अब तो बहुत डीप पूछ रहा है योग, सियान साहिब। मेरा सजेशन आपको यही है कि आपके पास अगर जो कॉपी पेन ऑब्वियसली होगा, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप इसको साथ साथ नोट करते रहें, क्योंकि बिना कॉपी पेन के तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको शॉर्ट नोट बनाने ही पड़ेंगे इनके, क्योंकि इसका कोई और ऑप्शन है नहीं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इसको जो है साथ साथ नोट भी करते रहें। देखिए सियान साहब के नाम से जाने जाते हैं जवाहरमल भगत। जैसे मैंने बताया, उद्देश्य था सिख धर्म में सुधार। लेकिन जब पंजाब का अधिग्रहण ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये जो आंदोलन है, ये ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है शिफ्ट हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि जवाहरमल भगत ने जब ये कूका आंदोलन चलाया सिख धर्म रिफॉर्म के लिए, तो उन्होंने पंजाब की एक जगह थी हाजिरो, उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया, मुख्यालय। हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं आपसे कि कूका आंदोलन का हेडक्वार्टर कहाँ था। तो कुछ आपको नया सवाल ना लगे, ऐसा लगे आपको कि आपने पढ़ा हुआ है। हाजिरों में इनका हेडक्वार्टर था। इसके बाद जैसे मैंने बताया, ये आप जानते भी हैं, इसके बाद इनके बेटे राम सिंह कूका, वो इसको तो जो है ब्रिटिशों के विरुद्ध जो है घोषित कर देते हैं, और यही पूरा आंदोलन है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम अलेवई में हुआ था, तमिलनाडु में। और तोलकपियम, जो कि ऋषि अगस्त के शिष्य थे, वो इसमें मौजूद थे, या अध्यक्षता इन्होंने करी थी, ऐसा कह सकते हैं आप। देखिए तोलकपियम जो है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, तोलक पियार। आपने पढ़ा भी होगा, तोलक पियार। तोलक तोलक पीएम जी द्वारा लिखा गया है ग्रंथ है तोलक पियार। आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, संगम युग में, संगम युग का यह तीन संगम जो है, तीन संगम का जिक्र आता है। तीन संगम का जिक्र आता है मदुरई में, कपाटपुरम में, थेन मदुरई में। थेन ना है ये, थेन मदुरई, ये तीन जगहों का जिक्र आता है। और थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो थर्ड संगम थी, देखिए इसके अवशेष बहुत कम अवेलेबल हैं। जितने भी अवेलेबल हैं, इतिहासकारों ने कोशिश की है कि एक इतिहास गढ़ा जा सके, एक क्रोनोलॉजी बिठाई जा सके। तो थोड़ी बहुत ही जानकारी है, एक्स्ट्रा जानकारी आप रख लीजिएगा। देखिए मैंने जैसे कहा, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। अब एस्पेक्ट बहुत वाइड हो रहा है क्वेश्चन बनने का, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ये आज की डिमांड है। थर्ड संगम का जो संकलन है, थर्ड संगम में जो भी कुछ हुआ,
उसका जो संकलन है, उसको जो संकलित किया गया, वह किया गया एटुटकोई नाम से। एटुटोकोई, एटुटोकोई नाम से संकलित किया गया, ये आपको जानना है। एटुटोकोई के नाम से संग्रहित किया गया, और इसमें ही 10 काव्य भी लिखे गए थे। देखिए ध्यान से लिखिएगा, 10 काव्य लिखे गए थे, 10 काव्य संग्रह लिखे गए थे, 10 काव्य संग्रह लिखे गए थे, जिनका नाम था पट्टू पट्टू। देखिए थोड़े से यूनिक नाम आपको लग रहे होंगे, लेकिन जहाँ के ये नाम है उनके लिए बिल्कुल भी यूनिक नहीं है, उनके लिए रेगुलर नाम है। तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है ये संगम साहित्य। संगम काल के जो संकलन है वो एट्टुट एट्टुट कोई के नाम से, और जो इसमें 10 काव्य संग्रह का संकलन है वो पट्टू पट्टू के नाम से। 3 संगम मदुरै, कपाटपुरम और थनमदुरै में आयोजित किया गया था। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये फर्स्ट ईस्वी की है, फर्स्ट एडी की है। मेरे ख्याल से फर्स्ट बीसी से फर्स्ट एडी के बीच की है। अभी अननोन है, 80 ईस्वी कहीं ना कहीं इनके जिक्र आता है, 80 या 81 ईस्वी। हाल फिलहाल वो नहीं पूछेंगे आपसे क्योंकि इसके राइटर भी अननोन ही है अभी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के। इसमें कुछ बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं, वो आपसे जरूर पूछे जाएंगे, और इसके अलावा भी कुछ लिस्ट मौजूद है, मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगा। हाल फिलहाल आप ये देख लें, जो पोडू के बंदरगाह लिखा गया है उसमें, पोडू के बंदरगाह वो एक्चुअल में अरिकामेडू बंदरगाह है, और जो कोरके बंदरगाह लिखा गया है उसमें वो एक्चुअल में कालची बंदरगाह है करंटली। आपको ये ध्यान रखना है, कोरके का संबंध कालची से, कोरके को उन्होंने कालची को उन्होंने कोरके लिखा है, और अरिकामेडू को पोडिको के नाम से लिखा गया है। और ये दोनों बंदरगाहों के नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आर्किटेक्चर की 3 शैली आप देखते हैं, नगरा शैली, द्रविड़ा शैली और वेसर शैली। नगरा शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ा शैली दक्षिण भारत में, और वेसर शैली जो है मध्य भारत में आप कह सकते हैं, या मिक्सचर ऑफ नगरा और द्रविड़ा कह सकते हैं। देखिए नगरा शैली के ये ध्यान रखना है आपको डिफरेंस, कि इसमें जो आधार था वो जो है स्क्वायर के शेप में था, और शिखर जो है वक्राकार था, शिखर जो है वक्राकार था। जबकि द्रविड़ में जो आधार था वो रेक्टेंगल शेप में था, और शिखर जो है पिरामिड के शेप में था, पिरामिड के शेप में था बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा। और वेशर शैली तो जैसे मैंने बताया आप जानते हैं मिश्रण है, जो कि चालुक्यों द्वारा, चालुक्य भी कन्नड़ प्रदेश के चालुक्यों द्वारा प्रारंभ किया गया था, और द्रविड़ा शैली चोलों द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। नगरा शैली चतुष्कोणीय आधार, वक्राकार शिखर, द्रविड़ शैली आयताकार आधार, पिरामिड शिखर, और वैशरा शैली मिश्रण है दोनों का। नेक्स्ट देखते हैं, तारीके फिरोज शाही, ये किताबें आती हैं, तारीके फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई है। ताजुल मासिर ये हसन निजामी की लिखी हुई है। तबाकत नसीरी ये मिनहाज उस सिराज की लिखी हुई है। और तारीक मुबारक शाही ये यहाया बिन अहमद सरहिंदी जी की लिखी हुई है। तारीक मुबारक शाही यहाया बिन अहमद सरहिंदी, तारीक फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, ताजुल मासिर हसन निजामी, तवाकत नासिरी मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट देखते हैं, गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने को वेदों में सामवेद कहा गया है, ये कहा है, ये क्वेश्चन बना है, और एज इट इज आपसे पूछ लिया जाएगा कि वेदों में सामवेद भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को बताया है श्रीमद् भगवत गीता में। और जैसे आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है वृष्णि सात्यवंशी थे, ये जानना है आपको, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी 1918 में दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन वैलेंटाइन चिरॉल उस पर मुकदमा करने के लिए, आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा, उन पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए वो लंदन चले गए थे, क्योंकि वैलेंटाइन चिरॉल ने अपने अखबार में जो है बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का दूत कहा था, कि इनकी वजह से ही अशांति फैली हुई है भारत में। तो उन पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए जो है लंदन चले गए थे बाल गंगाधर तिलक जी। इस कारणवश 1918 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं माननीय मदन मोहन मालवीय जी, ध्यान रखिएगा।
देखिए हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर जी द्वारा शुरू किया गया था। सुधारक पत्र गोपाल कृष्ण गोखले जी का है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। और बंगाली जो है सुंदरनाथ बनर्जी जी का है। ध्यान रखिएगा, हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी आर्टिकल 155 के थ्रू करते हैं। आप जानते हैं राज्यपाल जी की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत की जाती है। इसके अलावा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति आर्टिकल 369 में है। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है आर्टिकल 369। इसे हटा देते हैं। देखिए व्यक्तियों के विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21। आपने पढ़ा है आर्टिकल 21 में विदेश यात्रा का अधिकार है। इसके अलावा देखिए नवंबर 1951 में जम्मू कश्मीर में राज्य के प्रमुख को सदर ए रियासत घोषित किया गया कि इनका जो नाम होगा वो सदर ए रियासत होगा नवंबर 1951 में जम्मू एंड कश्मीर में। जबकि सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1965 द्वारा राज्यपाल नाम कर दिया गया। बेसिकली सदर ए रियासत नाम हटाकर राज्यपाल नाम दिया गया। छठवां संवैधानिक संशोधन 1965 और सदर ए रियासत नाम कब दिया गया था तो नवंबर 1951 में दिया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल 312 312 ऑल इंडिया सर्विसेज है इसमें। तो 312 एक में यह प्रावधान है कि राज्यसभा अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से विशेष बहुमत जिसको कहा जाता है एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज को गठित कर पाएंगी। नई ऑल इंडिया सर्विसेज को गठित कर पाएंगी। आईएएस आईपीएस आईएफएस अभी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो ऐसी नई सेवा गठित करने के लिए यह प्रावधान है आर्टिकल 312 एक में। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग मामला आप जानते ही हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं, मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराइजन मामला। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के विरुद्ध लाया गया था। और देखिए आप जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में संशोधन किया गया था। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअल में था क्या ये। जस्ट सेकेंड। मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराइजन जो ये मामला है, ये बेसिकली दो मुद्दों पर बात की गई थी। जिसमें सबसे पहले तो अ, जिसमें सबसे पहले तो चंपकम दोराइजन मामला ये वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, सॉरी माफ करिएगा, मद्रास। देखिए इसमें दो चीजों पर बात की गई, आपको दोनों पता होनी चाहिए। एक था डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्सेस फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब है कि कौन प्रभावी है या किसके कौन ज्यादा मैटर करता है। बेसिकली इस चीज पर जो है फैसला दिया गया था, अपने विचार रखे गए थे या बराबर है दोनों आपस में। देखेंगे हम। कहा गया था कि फंडामेंटल राइट जो है ऑब्वियसली सर्वोपरि रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी को आप नेग्लेक्ट करेंगे। बल्कि जब भी कानून बनाने में जो हेल्प है तो हेल्प के तौर पर आप डीपीएसपी को जरूर देखेंगे। जब भी नया कानून बनाया जाए, समाज के लिए नए लॉज लाने की जरूरत हो, तो डीपीएसपी को पहले देखा जाए और उसके आधार पर नए कानूनों का प्रवर्तन किया जाए। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है सर्वोपरि रहेंगे। उसके अलावा जैसे हमने देखा भेदभाव के विरुद्ध, तो भेदभाव के विरुद्ध में इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 और आर्टिकल 46 पे चर्चा की गई थी। जिसमें आर्टिकल 51 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 29 टू में है
राइट टू एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी के साथ। और 46 आप जानते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, प्रोहिबिशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये दो मामले आपको अच्छे से याद रखने हैं। चंपकम जोराइजन मामला 1951, दो चीजों पर बात की गई है, डीपीएसपी वर्सेस माफ कीजिएगा फंडामेंटल राइट, और दूसरा भेदभाव के विरुद्ध, जिसमें 15(1), 29(2) और 46 का जो है डिस्कस किया गया था। डन। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन था, मैं पेन हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप देख सकें। ये क्वेश्चन था, लोकसभा में एससीज का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले राज्य। तो ये लिस्ट तो अभी तैयार नहीं हुई है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए जनगणना से पता नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है, जैसे शिशु लिंगानुपात है, लिंगानुपात है, और पुरुष लिंगानुपात, स्त्री लिंगानुपात, नगरीकरण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ये सारी चीजें जो मोटे मोटे आंकड़े हैं आपको पता होने चाहिए। बाकी क्वेश्चन तो खैर किसी भी प्रकार से बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है। आपको ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है लोकसभा की, उसमें से 17 रिजर्व्ड है एससी के लिए, इतना आप याद रख सकते हैं। और ऑल ओवर अगर जो लोकसभा की सीट की बात करें, तो ऑल ओवर जो 545 सीट है या 552 सीट है, उनमें से 131 सीट कंबाइंड तौर पर, यानी टोटल सीट का लगभग लगभग 24% सीट एससी और एसटी के लिए रिजर्व्ड है। यानी आरक्षित सीटें कितनी है, रिजर्व सीटें कितनी है, तो लगभग लगभग 131 सीटें रिजर्व्ड है। अब एससी के लिए लगभग लगभग 84 सीटें रिजर्व्ड है, और एसटी के लिए लगभग लगभग 47 सीट रिजर्व्ड है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये नेशनल लेवल का आंकड़ा है। इसमें आपको सवाल डेफिनेटली बनेंगे, बन सकते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में 17 एससी के लिए सीट है रिजर्व, ऑल ओवर 131 है लोकसभा की सीटें पूरे भारत में एससी एसटी के लिए कंबाइंड रिजर्व सीटें, जिसमें एससी टू बी स्पेसिफिक 84 और एसटी 47 है। आ जाइए वापस। देखिए मीरा सेठ समिति, ये हथकरघा के विकास से संबंधित समिति थी। रिपोर्ट छोड़ दीजिए कब दी, बट हथकरघा के विकास से संबंधित समिति, मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा उद्योग से। आपको सीधा हथकरघा उद्योग भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, मीरा सेठ समिति, हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुई थी, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसे हटा दीजिए, ये सब लास्ट में आंकड़े आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कपाट। देखिए कपाट की जब भी बात की जाती है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कपाट का पूरा नाम है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, काउंसिल फॉर एडवांस एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1986 में हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। कपाट की स्थापना 1986 में हुई, और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक ऑटोनोमस बॉडी यानी स्वतंत्र बॉडी है, ध्यान रखिएगा 1986 कपाट। इसके अलावा बात करते हैं ऑक्सीटोसिन या पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन है बेसिकली, इन हार्मोन की सुई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ऑक्सीटोसिन या पॉलीपेप्टाइड, इस हार्मोन की सुई गाय और भैंसों के थनों में लगाई जाती है उनका दूध निकालने के लिए, दूध उतारने के लिए बेसिकली, ध्यान रखिएगा। हार्मोन ऑक्सीटोसिन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन की सुइयां। इसके अलावा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो है शरीर की वृद्धि हेतु सहायक हार्मोन है।
सोमेटोट्रोपिन हार्मोन शरीर वृद्धि के लिए सहायक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये हटा दीजिए अभी। वेम्बनाड केरल में है, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, वेम्बनाड केरल में, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में। देखिए सबसे गहरा पतन अभी विशाखापत्तनम में है, विशाखापत्तनम में है। और पश्चिम तट का या पश्चिमी घाट का, पश्चिमी तट का प्राकृतिक बंदरगाह है कोचीन, केरल का कोचीन। कोचीन जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ऐसे याद रखें आप। कोचीन जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है मेरे ख्याल से। अगर जो मैं सही हूं तो बताइएगा आप। चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है और कोचीन जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके अलावा देखते हैं बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल की खोज अटलांटिक ओशन में है। आपने कहीं स्टोरी सुनी होगी इसकी, देखा भी होगा। ये ट्रायंगल देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो अटलांटिक ओशन में है। बरमूडा ट्रायंगल की खोज 1503 में जुआन बर्मुडेज ने करी है। जुआन बर्मुडेज 1503। देखिए कल हमने तांबा का अ, अयस्क देखे थे। ऐसे मैंने आपको कहा था एल्यूमिनियम, लोहा, कोयला ये सब पूछे जाते हैं, तो इनकी एक लिस्ट बना लें। और जहां भी आप नोट कर रहे हैं तो बिल्कुल नोट करिएगा। एल्यूमिनियम के अयस्क हैं क्रायोलाइट, कोर्डनम और डायस्पोर। क्रायोलाइट, कोर्डनम और डायस्पोर एल्यूमिनियम के अयस्क। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान है भारत भारती सम्मान या भारत भारती पुरस्कार। अब क्वेश्चन इससे ये बन सकते हैं कि भारत भारती सम्मान जो है, इसकी जो शुरुआत है वो 1982 से की गई थी। अब 1982 में भी थोड़ा सा और तह तक जाना है आपको इसकी। अभी आपको ध्यान रखना है, हर साल जब दिए जा रहे होंगे तो ये ध्यान रखना है कि लेटेस्ट कब दिया गया। तो अभी तक जो लेटेस्ट जो दिया गया है, लास्ट जो दिया गया है वो 2021 में दिया गया। आप देखेंगे अगर जो, या इसके अलावा 2022-23 में अगर जो दिया गया हो, मुझे तो जानकारी नहीं है। आप में से अगर जो किसी को जानकारी होगी तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। 2021 में ये लास्ट दिया गया था। और ये मेरे ख्याल से डीयू के प्रोफेसर थे त्रिपाठी जी, रमानाथ त्रिपाठी जी, रमानाथ त्रिपाठी जी, इनको दिया गया था। और पहला आपको याद रखना है, देखिए कोई भी अवार्ड है इंपॉर्टेंट है तो आपको अभी लेटेस्ट और पहला, मोस्ट चांसेस है कि आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाए। तो पहला ऑब्वियसली 1982 में शुरू किया गया था, 1982 में ही दिया गया होगा। और ये दिया गया था, आप जानते हैं आधुनिक मीरा के नाम से फेमस महादेवी वर्मा जी को, महादेवी वर्मा जी को। अब देखिए महादेवी वर्मा जी भी फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहां से भी आप सवाल देख सकते हैं। आपको सवाल के अंदर सवाल ढूंढने की आदत बनानी पड़ेगी, तभी आप नए क्वेश्चंस फॉर्म कर पाएंगे, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म फरुखाबाद में हुआ है, क्योंकि हमारे जनपद में, हमारे राज्य में हुआ है तो हमें जानना इंपॉर्टेंट है। फरुखाबाद में हुआ है इनका जन्म, और इनका जन्म हुआ है 1907 में, 1907 में। और इनकी मृत्यु हो गई है 1987 में। 1987 में मृत्यु हो गई है इनकी। 1987 ढंग से लिखिएगा, 1987, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई है। और तब का इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रयागराज, याद रखिएगा, आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट लेखिका है ये। और इनकी कृतियां भी पूछ ली जाती हैं। आर ओ का एग्जाम होने वाला है तो हिंदी में डेफिनेटली आपके पास आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इससे संबंधित कोई भी डाउट आपको होगा। देखिए हो सकता है कि कुछ चीजें मेरे से छूट गई हो, या आपको लग रहा है कि कुछ चीजें ऐड करनी थी, या आपका कोई सजेशन है, आप चाहते हैं कि मैं इसके अलावा भी कोई वीडियो जो है बनाऊं, तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपना समय निकाल के कि आप लोगों के लिए कुछ काम किया जा सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसे सिर्फ याद रखना है आपको, या ध्यान रखना है, मालवा के पठार पर बेतवा, पार्वती, नीवज, काली सिंध, चंबल और माही नदियां बहती हैं। ये नाम ध्यान रखिएगा, बेतवा, पार्वती, नीवज, काली सिंध, चंबल और माही नदी मालवा पठार से। देखिए चलवासी कृषि, चलवासी कृषि नाम से समझ में आ रहा है, चलवासी मतलब चलते फिरते रहना। जहां पशु आपके जानवर, जहां डंगर आपके जाते हैं,
वहां वहां ये लोग चलते रहते हैं और अपना जो है कुछ फिक्स नहीं है इनका एक जगह, ये चलते फिरते रहते हैं। तो चलवासी कृषि बेसिकली उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की एक प्रमुख समस्या है। वहां पर जो वेजिटेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है इस कृषि की वजह से। चलवासी कृषि, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में। देखिए, मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में, जस्ता का उत्पादन राजस्थान में, निकेल का उत्पादन उड़ीसा में, एस्बेस्टस का उत्पादन आंध्र प्रदेश में। मैं फिर दोहराता हूं, मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में, जस्ता का उत्पादन राजस्थान में, निकेल का उत्पादन ओडिशा में और एस्बेस्टस का उत्पादन आंध्र प्रदेश में। पेट्रोलियम उत्पादक राज्य भी हटा दीजिए। देखिए, कोयले की खान, सॉरी माफ करिएगा, कोयले की खान के लिए फेमस है तलचर, तलचर उड़ीसा में। खेतड़ी की खान तांबे के लिए फेमस है। कुद्रेमुख कर्नाटक लौह अयस्क के लिए फेमस है। और जावर राजस्थान चांदी के लिए फेमस है। तलचर उड़ीसा कोयला के लिए फेमस है, कोयले की खान है तलचर में। खेतड़ी में तांबे की खान है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क की खान है। और राजस्थान जावर में चांदी चांदी की खान है। ये भी हटा दीजिए। अभी हम वैसे हमने कल देख लिया था कि चिली सबसे ज्यादा तांबा का प्रोडक्शन करता है और इसकी कुछ हमने खाने भी देखी थी। वहां की जो खान है, जो माइंस है, वो भी ध्यान रखिएगा। आपने नहीं देखी है तो पिछली एक देखिए, सीरीज देखना आपको काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी चीजें जो है वहां से प्रीवियस वीडियो से आपको यहाँ आगे लेके चलनी है और ऐड ऑन करते जाना है अपने नॉलेज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक सीरीज से देखें। और मैं अधिकतर बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा आपसे कि अगर जो आपको पसंद आ रहा है मेरा काम, आपको लग रहा है कि थोड़ा आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत भी जो है एनहांसमेंट हुई है, तो आप डेफिनेटली ये वीडियो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि तभी आपको जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो रेगुलर इंटरवल में मिलते रहेंगे। आइए वापस देखते हैं। भोर घाट, देखिए तीनों चीजें आप जानते हैं, थाल घाट, थाल घाट, भोर घाट यहाँ पर मौजूद लिखा हुआ है मैंने, और पाल घाट। अब ये क्वेश्चन बहुत पुराने हो गए हैं। देखिए, थाल घाट जो है, थाल घाट के बारे में आपको पता ही है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। जिनको नहीं पता है वो लिखते चलें। देखिए, इंतजार ना करें किसी चीज का, अब समय निकाला ही है तो लिख ही लीजिए। मुंबई को नासिक से जोड़ता है थाल घाट, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भोर घाट, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और पाल घाट केरल में है, पाल घाट केरल में। ये तो बिल्कुल ही सेपरेट हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, थाल घाट टी लिख दिया है मैंने, भोर घाट बी लिख दिया है और पाल घाट के लिए पी लिख दिया है। उत्तर से दक्षिण का क्रम है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। अब नया क्वेश्चन आपके पास क्या बन सकता है, जो थाल घाट है, जो ये थाल घाट है, इसका एक नाम है, इसका एक नाम है कसारा घाट। सीधा आपको पूछ लिया जाएगा कसारा घाट का संबंध किससे है। और चूंकि आप तो पढ़े हुए हैं, थाल घाट आपको अच्छे से पता है, लेकिन इसकी वजह से आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। कसारा घाट, देखिए कसारा एक शहर है महाराष्ट्र में, वहीं पर ही है ये थाल घाट। तो अब ये काफी समय से पहले से ही जाना जाता था हालांकि, पर क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि कसारा घाट बेसिकली। तो कसारा घाट थाल घाट ही का ही नाम है, मुंबई और नासिक के मध्य जो है एक। नेक्स्ट देखते हैं, ये हटा दीजिए, प्रति व्यक्ति बिजली उपयोग। ये साइट ध्यान रखिएगा, देखिए नाम ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। हूबहू आपको रिपीटेटिव क्वेश्चन दिख सकते हैं, इसीलिए आप याद करिए चाहे कुछ भी करिए, लेकिन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट की स्थापना 1975 में, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एंड एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट यानी स्टेप 1977 में, एशियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट यानी एप्पल 1981 में, और आईजीएमडी यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट, यहां पर जगह नहीं थी, आप लिख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट 1990 में।
1990 में। मैं फिर दोहराता हूँ, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट 1975, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट स्टेप 1977, एशियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल 1981 और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम 1990 1990। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, रासायनिक हथियारों की निषेध संधि, केमिकल वेपन एग्रीमेंट या केमिकल वेपन कन्वेंशन, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, केमिकल वेपन कन्वेंशन 29 अप्रैल 1997 से प्रभावी हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अप्रैल 1997 से प्रभावी हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा देखिए, श्री कोफी अन्नान का ईरान के लिए विशेष प्रतिनिधि प्रकाश शाह है। देखिए पुराना सवाल है, लेकिन इससे आपको ये जानना है कि ये कौन है, श्री कोफी अनान। देखिए, श्री कोफी अनान बेसिकली ये नोबेल प्राइज विनर हैं, कोफी अनान जी, कोफी अनान जी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोफी अनान जी। देखिए एक इंसान है ये कोफी अनान जी, इनकी फाउंडेशन भी है अनान फाउंडेशन, और सबसे पहले तो ये घना के हैं, घाना के हैं, माफ कीजिएगा, घाना आपको पता है वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, और घाना के ये हैं, और इन ये बेसिकली 2001 में शांति का नोबेल मिला है इनको। मैंने कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, सीधा हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्शंस को आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। 2001 में इनको शांति का नोबेल मिला है, कोफी अनान जी को, घाना के हैं। और जैसे मैंने बताया, अ, जो अनान फाउंडेशन है उसके फाउंडर तो ये हैं ही, साथ में एक फाउंडेशन है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, द एल्डर्स, इसके ये चेयरमैन हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ऐसी तो बहुत सारी कंपनी है, क्या जरूरत है इसकी। ये जो द एल्डर्स कंपनी है ना, या फाउंडेशन है, ये नेल्सन मंडेला जी की है, नेल्सन मंडेला जी की है ये, यानी नेल्सन मंडेला इसके फाउंडर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेल्सन मंडेला जी की फाउंडेशन का नाम है द एल्डर्स। चलिए, ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में लिट्टे को निशस्त्र करने हेतु भारतीय शांति सेना ने यहाँ ऑपरेशन चलाया था। लिट्टे आप जानते हैं, श्रीलंका में 1991 में राजीव गांधी असैसिनेशन के पीछे इन्हीं का नाम लिया जाता है, और 1987 में एक ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाया था, भारतीय सेना ने, माफ कीजिएगा, ऑपरेशन पवन के नाम से। फिर कुछ किताबें देख लेते हैं, जैसे मालगुडी डेज है, ये लिखी है के आर नारायणन जी ने। फिर मिडनाइट चिल्ड्रंस लिखी है सलमान रशीद जी ने। आ सूटेबल बॉय आ सूटेबल बॉय लिखी है विक्रम सेठ जी ने। और इंग्लिश अगस्तस लिखी है उपमन्यु चैटर्जी ने, इंग्लिश अगस्तस लिखी है उपमन्यु चैटर्जी ने। इसे हटा दीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं एपैक। देखिए एपैक से आपको क्वेश्चन बन सकता है, एपीईसी, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है ये पैसिफिक ओशन है, मुझे आपको वर्ल्ड मैप ध्यान होगा, पैसिफिक ओशन में इस तरफ से एशियन कंट्री है, और इस तरफ से जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, तो यही कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। इसमें टोटल 21 मेंबर हैं, हो सकता है आपसे, याद रखिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूँ नोट करते हुए चले। 21 सदस्य हैं एपैक में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 21 सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है 1989 में हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं। 1989 में इसकी स्थापना हुई है एपीईसी की, और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है,
सिंगापुर में HQ हेडक्वार्टर है। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन जो 21 सदस्य इसमें शामिल है, 21 देश शामिल है, वो जनसंख्या का 40% है, जीडीपी का 60% है, और ट्रेड का, व्यापार का 50% शेयर करते हैं। यानी 21 सदस्य जो 21 देश हैं, वो व्यापार का, विश्व व्यापार का 50%, विश्व जीडीपी का 60% और विश्व जनसंख्या का 40% शेयर करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको दिखेंगे ऐसे सवाल। इसके अलावा कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं, जैसे ओडिसी नृत्यांगना, ओडिशा की जो नृत्यांगना है, जैसे मधुमिता रावत जी, संयुक्ता पाणिग्राही जी, सोनल मानसिंह जी, प्रियंबदा मोहंती जी, मीनाती दास जी, इंदिरा चक्रवर्ती जी, ये सभी ओडिशा नृत्यांगना है। जबकि मीरा भाटिया जी विधि वेत्ता है और साध्वी साधना जी गृहिणी चिकित्सिका है। ध्यान रखिएगा, ये नाम कभी पूछ लेते हैं, पूछा जा चुका है, इसीलिए पीवाईक्यू में यहाँ पर है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसी विद्रोह उत्तर प्रदेश में हुआ है, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। पीएसी यानी उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी रिपोर्ट रिवोल्ट। कॉन्स्टेबलरी रिवोल्ट हो गया था, बेसिकली विद्रोह हो गया था आर्म्ड फोर्सेस का। और इसमें पहले ये हुआ था 1973 में, पहले तो आपको यही याद रखना है, 1973 में हुआ था, मई 1973 है मेरे ख्याल से। ईयर तो मैं कंफर्म हूँ, बट महीना मुझे याद नहीं आ रहा है। मई 1973 आई थिंक। इस समय जो सीएम थे उत्तर प्रदेश के, पहले तो यह ध्यान रखिए, कमलापति जी त्रिपाठी त्रिपाठी जी थे। कमलापति त्रिपाठी जी उस समय सीएम थे। 1973 में हुआ। अब 3 जनपद इसमें देखे जाते हैं, या कभी पूछा जाता है आपसे। एक तो है बरेली, बांसबरेली जिसे हम कहते हैं, बरेली। इसके अलावा मेरठ, और इसके अलावा आगरा। ये 3 आर्म फोर्सेस में जो है रिवोल्ट में, या रिवोल्ट किया था, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसी विद्रोह, नाम एक बार मैं फिर से बता दूं, पूरा नाम पीएसी का, उत्तर प्रदेश पीएसी विद्रोह का पूरा नाम उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी रिवोल्ट 1973। अब आप ये ज्योग्राफी तो जानते ही हैं उत्तर प्रदेश की। वेस्ट यूपी जो है औद्योगिक दृष्टि से सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, फिर ईस्ट यूपी आता है, और बुंदेलखंड जो है सबसे कम है। ये ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये 1998 से शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 1998 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में हुई। गांधी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने इसको शुरू किया था। गांधी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1995 में। देखिए, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के हेल्प से कलिंग फाउंडेशन देती है, ध्यान रखिएगा। फिर ऑस्कर अवार्ड आप जानते हैं, ऑस्कर अवार्ड बेसिकली नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, ये यूएसए में फाउंडेशन ये देती है। और 1929 से दिया जा रहा है। फैक्ट, एक अगला फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, माफ कीजिएगा, 1929 से दिया जा रहा है ऑस्कर। अब तक भारत में बेसिकली, ये थानू नहीं होगा, माफ कीजिएगा, भानु होगा, भानु, भानु अथैया। भानु अथैया जी को पहला, आप पहला कह सकते हैं, 1982 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया। अब देखिए, भानु, थोड़ा सा डीप पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भानु अथैया जी, बेसिकली एक फिल्म थी, फिल्म का नाम था गांधी, गांधी जी, या गांधी फिल्म का नाम था मेरे ख्याल से, रिलीज हुई थी 1982 के अराउंड। और उसमें जो भानु अथैया जी थी, वो कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम डायरेक्टर थी। मतलब फिल्म में जितने भी कॉस्ट्यूम यूज की गई, उसके उसको जो डिजाइन किया था, या उसके जो डायरेक्टर थे, वो भानु अथैया जी थे। और इसीलिए इनको जो है ऑस्कर अवार्ड इसके लिए दिया गया था, ध्यान रखिएगा, फिल्म गांधी के लिए। और सत्यजीत रे जी को तो आप जानते हैं, 1992 में इनको भी ऑस्कर मिला था, ये ध्यान रखिएगा, 1982 और 1992, भानु अथैया जी और सत्यजीत रे।
नेक्स्ट देखते हैं। ठक्कर नटराजन आयोग, ये कल देखेंगे। अगला तो ठक्कर नटराजन आयोग फेयर फैक्स मामले से, आप सीधा याद रखिएगा, फेयर फैक्स मामले से संबंधित है ठक्कर नटराजन आयोग। फिर कुछ बांसुरी वादकों के आपको नाम याद करने पड़ेंगे। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया जी, बी बी कुंजमणि, बी नहीं होगा, ये दोनों बहनें हैं, एस कुंजमणि और एस नीला, एस 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 नीला, एस कुंजमणि और एस नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये ध्यान रखिएगा। सितार, देबू चौधरी, अमजद अली सरोज बजाते हैं, यहूदी मैनुहिन वायलिन बजाते हैं, यहूदी मैनुहिन वायलिन, अमजद अली सरोज, देबू चौधरी सितार, बाकी बांसुरी वादक पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, एस कुंजमणि, एस नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी जी। और आज का अंतिम प्रश्न है, त्यागराज जी का जन्म 1767 में तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसी के साथ हम लोग, जैसे मैंने कहा है कि हर दिन एक पीवाईक्यू की सीरीज देखेंगे, और अब मुझे लग रहा है कि हर दिन 2 साल का हमें पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो एग्जाम में अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अब 7 और 8 को जैसे आयोग ने ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके माध्यम से ये कंफर्म हो गया है कि आपको आपका जो एग्जाम है वो 7 और 8 दिसंबर को ही होगा। और अपनी पूरी तैयारी रखें। और काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप लोग, आपका क्या सोचना है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब इतने सारे लोग विरोध कर रहे हैं किसी चीज का, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ बात होगी। और खुद आयोग भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप स्पेसिफिकली प्रूफ के साथ कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या प्रोसेस अपनाई गई या क्या किया गया बेसिकली। और कहीं ना कहीं आयोग इस चीज को लेके पहले से अ, उनको जानकारी थी इस बात की, इसीलिए वो उसको डिले करते रहे, क्योंकि अल्टीमेटली अभी अगर जो एग्जाम हो जाता है तो बाद में बच्चे फिर माननीय उच्च न्यायालय न्यायालय का जो है दरवाजा खटखटाएंगे, और फिर इससे जो है क्योस क्रिएट होगा और फिर विलंब होगा भर्ती में। तो आयोग ये बात को अच्छे से जानते थे, परंतु इसी वित्तीय वर्ष में यह पेपर करवाना बहुत आवश्यक है। आप सब समझते हैं इस चीज को, क्योंकि अगले साल का भी फिर यूपीपीसीएस फ्री होना है, तो कैसे फिर मैनेज हो पाएगा। और इसीलिए आप ये मान के चलें 7 और 8 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। आप पूरी तैयारी रखें, टेस्ट सीरीज एक ऑल्टरनेट डेज में सॉल्व करें, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके अलावा मैं जीएस के बहुत शॉर्ट नोट में, बहुत ही कम क्लासेस में, हर एक सब्जेक्ट की हद से हद 10 से 11-12 क्लासेस में आपका जो है हर एक पॉइंट, मैक्सिमम फैक्ट पॉइंट, देखिए कॉन्सेप्ट तो हमें समझना नहीं है अभी, जितने भी फैक्ट होंगे वो हम सारा कवर कर लेंगे। और आप पढ़ते रहिए। बाकी कोई भी आपको कुछ डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।